दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ और आज आपके लिए एक सरप्राइज़ वीडियो मैं ले आया क्योंकि मैंने महसूस किया कि जो जेफ गैल्विन का जो इंटरव्यू हुआ उसके बाद थोड़ी खलबली मच गई थी। काफ़ी लोगों ने तरह तरह के सवाल पूछे। लगता है कि ठीक से समझ में नहीं आया क्या हुआ उसमें। कई लोग निराश भी हो गए। तो मैंने सोचा कि खुलासा करने के लिए थोड़ा मैं ट्रांसलेट कर दूं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी कहा था कि अगर हो सके तो आप इसको आपके शब्दों में बताइए कि इसने क्या कहा है जेफ गैल्विन ने। तो आज का वीडियो उसी के बारे में है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं अभी। तो दोस्तों निराश होने की कोई बात है ही नहीं। वो जो इंटरव्यू हुई थी जेफ गैल्विन के साथ, मेरे हिसाब से ठीक ही हुई थी इंटरव्यू। और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहले आपको मैं एक बैकग्राउंड बता दूं। 20-25 साल पहले जब मैं इंडिया छोड़ा था तभी मुझे याद है कि हम अगर दर्जी के पास जाते दिवाली के कपड़े सिलाने के लिए और उसे कहते कि कभी दोगे, तो बिज़नेस लेने के लिए वो कह देता कि 2 दिन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद वो 2 दिन आने के लिए 15 दिन लग जाते। हर रोज़ जाके पूछो, बोले आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कि आज हेमिंग नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फिर जाके 10-15 दिन के बाद वो हमें मिल जाता तैयार हुआ। फिर उसके पास वापस जाना पड़ता उसको एडजस्ट करने के लिए। सब कॉलर ठीक नहीं है या बटन ऊपर नीचे हो गया है, तो वो सब करने के बाद टाइम हो जाती है। तो वैसा चलन था। अभी कैसा है मुझे पता नहीं। इंडिया में मैंने तो कुछ बहुत 20-25 साल से तो मैंने कुछ इंडिया में बनाया नहीं है, कुछ डील नहीं किया है। लेकिन जहाँ भी जाओ ऐसे होते थे। अभी शायद इंडिया में चीज़ें बदल गई हो, लेकिन यहाँ जो बायोटेक्नोलॉजी का बिज़नेस है इसके ऊपर काफ़ी नियंत्रण है। जब तक उनके पास 100% कॉन्फिडेंस नहीं रहता वो कुछ बोल नहीं सकते। तो बोलना भी इस तरह से पड़ता कि लोगों को समझ में आए, लोगों को ऐसा न लगे कि ज़रूरत से ज़्यादा कुछ तरक्की हुई हो प्रोजेक्ट में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसकी वजह से जब पहले जब अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी थी, जब जेफ गैल्विन खुद उस कंपनी के ओनर थे, तभी वो थे और उनके साइंटिस्ट थे और जेफ गैल्विन खुद सब कुछ संभाल लेते थे। लेकिन अब एड इम्यून जो है ये अभी पब्लिक होने वाली है। ये कंपनी, इसका मर्जर होके ये पब्लिक हो रही है, तो उसका कामकाज जारी है। तो इसकी वजह से जेफ गैल्विन का जो रोल है बिल्कुल बदल गया है। उन्हें सिर्फ सीईओ का काम करना है। और मेरे पास टेक्निकल क्वेश्चंस है, वो मैंने चीफ साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर बॉयल के लिए रखी है। और डॉक्टर बॉयल के साथ मेरी इंटरव्यू अगले हफ्ते में वो डिटेल देने वाले कि कब होने वाली है। तो बातचीत चल रही है। उनके पास ऑलरेडी क्वेश्चंस है मेरे, तो उसमें और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जो जेफ गैल्विन ने बात की है वो उनकी जो नया उनका जो रोल है उसके सीमा के अंदर उन्होंने बात की और ज़्यादातर बिजनेस के बारे में बात की और हाई लेवल में उन्होंने क्लिनिकल रिजल्ट्स के बारे में बात की। तो उसकी वजह से शायद कई लोग को लगता होगा कि पिछले बार तो जेफ गैल्विन बहुत ज़ोर शोर से बात कर रहे थे, अभी बहुत संभल के बात कर रहे हैं। तो यही कारण है क्योंकि जो कंपनी का स्ट्रक्चर है वो बदल चुका है, उनका रोल भी बदल चुका है और कुछ ही दिनों में उसकी शेयर्स भी निकल जाएगी। तो ये जो पीरियड है इसमें लीगल काउंसिल, फिर मार्केटिंग हेड, ऐसे सब लोगों को इकट्ठा करके कंपनी में रिक्रूट कर रहे हैं। और जेफ गैल्विन का रोल जो है वो एकदम सीमित रह जाएगा, सिर्फ मार्गदर्शन करने का सीईओ की तरह से। और वो सिर्फ सीईओ की तरह से बिजनेस की बातें करेंगे और टेक्निकल बातें नहीं करेंगे। तो ये फ़र्क है पहले के जेफ गैल्विन और आज के जेफ गैल्विन के बीच। तो ये हो गई बात पहले बैकग्राउंड की। तो अभी आपके साथ बात करता हूँ टेस्ट रिज़ल्ट्स के बारे में। तो दोस्तों एफडीए का जो टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसमें फ़ेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल होती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पीट्री डिश में होती है। पीट्री डिश यानी कि टेस्ट ट्यूब और वो सॉसर जैसे कांच का एक होता है ना जिसके अंदर केमिकल्स वगैरह डाल के करते हैं, उसको पीट्री डिश कहते हैं। तो इनमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है प्री क्लिनिकल में। अगर एक बार वहाँ सक्सेस हो जाए तो फिर माउस मॉडल्स, ह्यूमनाइज्ड माउस मॉडल्स रहते हैं, चूहों का मॉडल में करते हैं। वहाँ सक्सेस हो जाए फिर नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स यानी कि बंदर के ऊपर करते हैं। और वहाँ सक्सेस हो जाए तो वो डेटा ले जाते हैं और एफडीए को बता दें कि भाई हमने इस तरह से थेरेपी बनाई
ये है प्री क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट पेट्री डिश में, ये है प्री क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट माउस मॉडल में, ये है प्री क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स यानी कि बंदरों में। तो आप अगर ये सबको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सेफ़ है और क्या हम इंसानों पे टेस्ट कर सकते हैं। तब FDA जो है वो रिज़ल्ट सब देखेगी और कहेगी ठीक है हमें मंजूर है। लेकिन पहला जो फेज़ है आपका फ़ेज़ 1, उसमें सिर्फ सेफ्टी का देखना है हमें। फ़ेज़ 2 में एफिकेसी देखेंगे, लेकिन फ़ेज़ 1 में सेफ्टी देखना है ताकि उसको किसी इंसान में लगाए तो इंसान को कोई तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होनी चाहिए। इस तरह से वो FDA परमिशन देगा फ़ेज़ 1 के लिए। कई बार कंपनियां क्या करती है कि फ़ेज़ 1/2 ट्रायल कराती है, जहां पर वो FDA के पास से परमिशन लेती है कि आगे वाले फ़ेज़ का कोई हिस्सा हम अभी कर सके तो FDA कभी कभी इजाज़त देती है, लेकिन वो कहती है कि पहले फ़ेज़ 1 का जो मूल सेफ्टी इंफॉर्मेशन है वो हमें चाहिए, उसके बाद हम आपको फ़ेज़ 2 का जो भी छोटा पीस आप करना चाहते हैं उसके लिए हम परमिशन देंगे। तो जब अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी थी, जो छोटी कंपनी थी जो जेफ गैल्विन चला रहे थे, उसमें उन्होंने सब प्री क्लिनिकल सब किया, FDA मंजूर हो गई। FDA ने बोला ठीक है आप क्लिनिकल ट्रायल कीजिए। तब उन्होंने कहा कि /2 हमें करना है, तो हम इस तरह से जो ATI करना चाहते हैं, दैट इज़ एनालिटिकल ट्रीटमेंट इंटरप्शन। इसका मतलब है कि ART रोक के देखेंगे क्या है। तो FDA ने उनको कंडीशंस के साथ कहा कि ठीक है कर सकते हैं। तो इन्होंने पहले सेफ्टी देख लिया कि किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। फिर उसके बाद उन्होंने ATI करने का शुरू किया। जब ATI करने का उन्होंने किया तो अमेरिका में ऐसा है कि जो क्लिनिकल ट्रायल वाले पेशेंट है उनको सब कुछ समझाना पड़ता, फिर उसके बाद उनका सही लेना पड़ता। उसको कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बिना क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया जा सकता। तो उनको इन्फॉर्म्ड कंसेंट किया तो सिर्फ 6 लोग तैयार हुए ATI के लिए। तो इन्होंने कहा कि चलो 6 तो 6 ATI तो कर लें हम। तो उन्होंने 6 पे ATI किया, लेकिन तब तक क्या हो गया था कि वो AGT 103-T उन्होंने जो उनके शरीर में डाली थी वो तो काफ़ी टाइम हो गए उसको डाले हुए। तो इन्होंने सोचा कि हम उसको डाल देंगे उनके शरीर में और जब हम तैयार हो जाएंगे, सबका परमिशन मिल जाएगा, तब हम ATI शुरू करेंगे। तो हमारे शरीर में एक प्रक्रिया होती है जिसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, जिसमें जब शरीर में इन्फेक्शन वगैरह नहीं रहता तो जो एक्स्ट्रा CD4 T सेल है उसको नाश किया जाता है और नए CD4 T सेल बनते हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया जारी रहती है। और जब शरीर में इन्फेक्शन नहीं रहता तो CD4 T सेल एक्टिवेट ही नहीं होती। आपको याद होगा कि हमने ह्यूमन इम्यून सिस्टम का जब बनाया था वीडियो, उसमें बताया था कि किस तरह से नाइव CD4 T सेल जो है वो एंटीजन को लेता है मैक्रोफेज के पास से, और B सेल के पास भी वही एंटीजन हो तो फिर उनको समझ में आता है कि भाई ये जो है ये कीटाणु का एंटीजन है, तो ये जहाँ भी दिखे इसको नाश करने के लिए हमको एंटीबॉडीज़ बनानी चाहिए। तो फिर वो B सेल को संकेत देता है और B सेल जो है फिर जाके मेमोरी B सेल बनाता है और प्लाज्मा B सेल बनाता है, और प्लाज्मा B सेल जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है। तो जब तक CD4 T सेल को कीटाणु का एंटीजन दिखाई न दे तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो इनका AGT 103-T वाला जो मॉडिफाइड T सेल है, CD4 T सेल है, उसको जो कि पेशेंट आर्ट में थे ऑलरेडी, तो 20 पार्टिकल्स पर मिलीलीटर वायरल लोड था उनके ऊपर। तो इनके CD4 T सेल्स को HIV वायरस का RNA दिखाई नहीं दिया। जब इनके CD4 T सेल्स जो है AGT 103-T इनको वायरस दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने कुछ एक्टिवेशन किया ही नहीं। लेकिन जब ATI किया वो 6 लोगों पे, तब अचानक जब ART बंद हो गई तो वायरल लोड बढ़ गई, और वायरल लोड बढ़ गई तो AGT 103-T को दिखाई दिया, और उसकी वजह से CD8 T सेल की मात्रा बढ़ गई, विच मीन्स कि जो AGT 103-T के बचे हुए सेल्स थे उनके बॉडी में, उन्होंने CD8 T सेल को कमांड कर दिया चलो इनको अभी हमला करो HIV के ऊपर। लेकिन तभी तक 100,000 पार्टिकल्स वायरल पार्टिकल्स पर मिलीलीटर हो गई थी, तो इसलिए इनको तुरंत पेशेंट्स को ART में वापस डालना पड़ा। तो इन्होंने पेशेंट्स को वापस ART में डाला और फिर पेशेंट्स को समझाया भाई ये आपका इसलिए बढ़ा क्योंकि हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें शायद गलती थी, हमें आपको जैसे ही AGT 103 दे दिया था तभी आपका ART बंद करना चाहिए था, सो हमने नहीं किया। उसके वजह से
एजीटी को पता ही नहीं था कि HIV वायरस क्या चीज़ है और उसको किस तरह से अटैक करना है, लेकिन उसे तब पता चला जब हमने आपका ART बंद किया और वायरल लेवल बढ़ गई। तो अभी आपका AJT103 फुल्ली तैयार है। अभी हम दोबारा एक और ATI करना चाहते हैं, क्या आप मंजूर हो? तो 2 जन तो डर गए, बोले नहीं हमको नहीं करना। बाकी जो 4 लोग थे उन्होंने कहा ठीक है हम करने को तैयार है, हमको आपकी बात समझ में आई, हम करने को तैयार है। तो वो 4 लोगों के लिए उन्होंने ATI दोबारा किया। तो जब वो 4 लोगों के लिए उन्होंने ATI दोबारा किया, उसमें से एक का 5000 वायरल पार्टिकल्स पर ml आया। तो जेफ गैल्विन के अनुसार 5000 पर ml में ऐसा होता है कि CD4 टी सेल टोटली नाश नहीं होगी, उनको एड्स नहीं होगा। तो ये तो है। अगर वो और भी नीचे ले आते तो फिर फंक्शनल क्योर हो गया, समझ लीजिए। तो और दूसरा जो पेशेंट था उसका 10,000 पार्टिकल्स पर ml था और बाकी 2 जो थे उनका उससे ज़्यादा था, अराउंड 15,000 या 20,000 के आसपास। तो जेफ गैल्विन इंटरव्यू में यही कह रहे थे कि जो कि हमारे पास संख्या ही इतनी कम थी इंसानों की, तो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का अगर आप देखें तो ऐसा है कि जो यूनिवर्स है जितना बड़ा है उसके हिसाब से एक परसेंटेज लेना चाहिए जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो। यानी कि स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, आप ज़रा डिक्शनरी को देख लीजिए स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, या गूगल में पूछिए हिंदी में बताने को, वो बताएगा। तो मोटा मोटा कहने का बात ये है कि अगर आप 100 पेशेंट्स के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल करते हैं और उनमें से 50 लोग को ATI करते हैं और वो 50 में से आपको अगर 45 लोग या 40 लोग 5000 के नीचे हैं और 5 लोग जो है 5000 के थोड़े ऊपर है, ऐसे रहे तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट आया है। और जो कि इनको खाली 6 लोग ATI करने को तैयार थे पहले राउंड में और सिर्फ 4 सेकेंड राउंड में ATI करने को तैयार थे, इसलिए अभी इनको दोबारा वो करना पड़ेगा। लेकिन अब की बार ये 1 साल इंतज़ार नहीं करने वाले। अब की बार पेशेंट्स को पहले से बताएंगे कि ये हमारा प्रोटोकॉल है और काफ़ी मात्रा में पेशेंट्स इकट्ठे करेंगे। क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगी तब पहले AJT103-T उनको दे देंगे और तुरंत ART बंद कर देंगे। फिर वायरल लोड को ऊपर जाने देंगे और देखेंगे कि AJT103-T किस तरह से उसको कंट्रोल करता है। तो ये इनका प्लान है, तो इसका ही इन लोग स्टडी कर रहे हैं। और अब जो कि एड इम्यून बन गया है, इनके पास पैसे भी हैं ताकि ये क्लिनिकल ट्रायल बड़ी मात्रा में कर सके। तो यही बात हमें जेफ गैल्विन ने बताई और ये मुझे समझ में आई। लेकिन जो उनके चीफ साइंटिफिक ऑफिसर हैं उनके साथ मेरी इंटरव्यू होगी या तो अगले हफ्ते या उसके बाद के हफ्ते में। उनको ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखा हूँ कि कौन से स्ट्रेन ऑफ HIV पे होता है, अगर CXCR4 को आप संभालते नहीं हैं तो वो क्या होगा। ऐसे सब मैंने बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रखे हैं जो मुझे ठीक लगी। उसके अलावा मैं उनको दोबारा एक्सप्लेन करने को कहूँगा कि ये ATI का क्या है और फिर उसको वापस हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जेफ गैल्विन क्यों थोड़े डिफरेंट लग रहे थे पहले इंटरव्यू से लेके अभी के इंटरव्यू तक। और दोस्तों बात ये है कि क्लिनिकल ट्रायल्स जो रहती है वो खुद ही रिस्की रहती है। हम लोग जो जिनोमिक इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे इंग्लिश चैनल में, उसमें हमारा लगभग 20 या 25 कंपनीज है जो जीन थेरेपीज बनाती हैं। ये सब हाई रिस्क कंपनीज है। कभी कभी हमारा पूरा पैसा नुकसान हो जाता है, कभी कभी हमारे को बहुत फ़ायदा होता है। तो ये हाई रिस्क का है क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल जो है उसमें क्या होने वाला है कोई बता नहीं सकता, इसलिए ही ट्रायल करते हैं। और FDA को ठोस सबूत चाहिए कि आपका थेरेपी जो है अच्छी तरह से काम करता है। जब तक ठोस सबूत नहीं मिले वो आगे बढ़ने नहीं देगी। तो ये है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो कुछ इतना ज़्यादा ख़राब नहीं लगा ये इनका इंटरव्यू सुनकर, लेकिन कोई लोग निराश हो गए थे, इसलिए मैंने खुलासा करने के लिए वीडियो बताया। और ये मैं इस तरह से समझता हूँ, इसलिए मुझे निराशा नहीं हुई। और ऐसे भी जेफ गैल्विन ने कहा 2027 का ही उनका टारगेट डेट है, इसके बावजूद, क्योंकि आपका जो क्लिनिकल ट्रायल है वो कई तरह से जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है प्री क्लिनिकल होता है, फिर फेज़ 1 होता है, फिर फेज़ 2 होता है, फिर फेज़ 2B होता है, फिर फेज़ 3 होता है और उसके बाद भी रिजेक्ट हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फेज़ 1 हो जाता है,
फिर पिवटल स्टडी होती है जिसमें काफ़ी मात्रा में लोगों को लेके स्टडी किया जाता है, और उसमें अगर डेटा बराबर आ जाए और FDA को अच्छा लग जाए तो बायोलॉजिक्स लाइसेंस एप्लीकेशन करने को बोलते हैं, और उसके बाद भी अप्रूवल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि फ़ेज़ 2 और 3 हो। और जेफ गैल्विन का अनुमान ये है कि किसी भी हालत में जो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट HIV वाले हैं US में, लगभग 5% लोग उतने MDR है, यानी मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट, उन पे तो इस्तेमाल करने का लिमिटेड अप्रूवल तो मिलना ही चाहिए। इस तरह से वो सोच रहे हैं। तो दोस्तों, ये है जेफ गैल्विन के इंटरव्यू का सारांश। तो अभी आपको और भी कोई समस्या है इसके बारे में या सवाल है तो कमेंट्स में लिखिए, मैं हो सके तो जवाब दूंगा। और ज़्यादा निराश नहीं होइए, कुछ ख़राब नहीं है ये रिज़ल्ट, ये ऐसा तो होते रहता है। हम तो कई कंपनियों का क्लिनिकल टेस्ट देखते हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव होते रहता है। और पेशेंट्स भी जो वॉलंटियर करते हैं क्लिनिकल ट्रायल के लिए, उनकी भी ज़िंदगी होती है। 1.5 साल के लिए वो पेशेंट इस क्लिनिकल ट्रायल में रहे तो वो भी परेशान हो जाते हैं, वो भी थक जाते हैं। और कौन ऐसा इंसान है जिसको आप अगर पहाड़ की चोटी पे खड़े करो और कहो कि कूदो, पैराशूट खुलेगी, तो कौन ऐसा इंसान है जो कूदेगा जब तक उसे 100% यकीन नहीं होगा कि पैराशूट खुलेगी। तो कुछ इसी तरह का बात है, जब आप किसी को कहो कि आप ART बंद कर दो, हम संभाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। और पिछले बार जो है अगर वायरल लोड 100,000 तक पहुंचा होगा तो लोग डर जाते हैं थोड़ा, वॉलंटियर्स, तो इसकी वजह से हुआ था। लेकिन अगला जो क्लिनिकल ट्रायल होगा उसमें पहले से वॉलंटियर को समझाएंगे कि इस तरह का है सिस्टम और रिस्क क्या है क्या नहीं है, और जो लोग मंजूर होंगे उनको लेकर ये लोग ट्रायल आगे बढ़ाएंगे। और अब इनके पास पैसे भी है इस तरह का बड़ा ट्रायल करने के लिए। तो दोस्तों, इसके साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। और हमारे जो मेंबर्स हैं उनको बहुत शुक्रिया। हमारी मेंबर की तादाद बढ़कर 18 हुई है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन हमें 100 मेंबर्स की ज़रूरत है। तो आप में से जो लोग शामिल हो सकते हैं मेंबर में, ज्वाइन बटन दबा करके ज्वाइन मेंबर बन जाइए। चैनल में ही ज्वाइन बटन है, तो आपको मेंबर्स में भी मिलते हैं। और अभी अगले हफ्ते के बाद एक मेंबर्स ओनली जूम कॉल करने वाला हूँ, जिसमें सामने सामने बात होगी मेंबर्स के साथ। तो अगर आपको भी शामिल होना हो तो अभी आप एनरोल कर लीजिए और फिर देखेंगे आपको वहाँ पर। जय हिंद।